नमस्कार दोस्तों। हम अब अपना अगला चैप्टर का जो अगला भाग है पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रांस में फिर से रूढ़िवाद की स्थापना। वियना संधि के बाद हमने देखा था नेपोलियन के पतन के बाद उसके जीते हुए क्षेत्रों को वापस बांट दिया गया आपस में, और नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे उनका फिर से अंत कर दिया गया और फ्रांस में वापस रूढ़िवादी सत्ता को बहाल कर दिया गया, यानी बुर्बो वंश की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन जल्द ही वापस इस सत्ता से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, क्योंकि निरंकुश तानाशाह शासक थे जिन्होंने मीडिया पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रखे थे। तो फिर क्रांतिकारी आ गया है, उदारवादी क्रांतिकारी जिसे अपन कहते हैं। और 1815 के बाद रूढ़िवादी सरकार डर के कारण उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए थे, क्योंकि सरकार बड़ी सख्ती से इनसे पेश आ रही थी। तो इन क्रांतिकारियों ने भूमिगत रहकर, भूमिगत का मतलब ये होता है कि छिपकर, अपनी पहचान को छुपाकर ये अपने उद्देश्य जारी रख रहे थे, और उन्होंने कई संगठनों की स्थापना भी की थी। इनमें आता है जोसेफ मैत्सिनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी था। इसके विचार थे कि सभी राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, कोई भी राष्ट्र किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, और इसका जन्म जेनेवा में हुआ था। इसने दो संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। इसने कहा था ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्रीय मानव की प्राकृतिक इकाई है, यानी किसी व्यक्ति को राजा के प्रति समर्पण नहीं रख करके अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करना चाहिए। यंग इटली, यंग यूरोप, इसमें अधिकतर युवा थे। इसका मानना था अगर देश की जो आज़ादी चाहते हैं तो समस्त भार युवाओं के कंधों पर छोड़ देना चाहिए। इनके अंदर असीम शक्ति होती है जो अपने देश को राष्ट्र कराने में मददगार है। इसने शुरू से ये क्रांतिकारी गतिविधियां करता था। लिंगुरिया नामक स्थान पर इसकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां की थी, इसी कारण उसको यहाँ से बहिष्कृत करके भेज दिया था। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में 1830 में, जो 1815 में बुर्बो वंश था उसको वापस से अंत कर दिया, और इसे कहते हैं जुलाई क्रांति। जो 1830 में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, जुलाई 1830 में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। अब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी 1830 में। अब संवैधानिक राजतंत्र आ गया दोस्तों, मतलब अब राजा है, राजा के पास कोई पावर नहीं है। अब राजा को संविधान के अधीन रहना पड़ेगा, यानी संविधान में जैसे लिखा है वैसे ही राजा को चलना पड़ेगा। अपने मन से वो किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं करता, यानी इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। दोस्तों इसी तरह ब्रसेल्स में भी एक विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूके से नीदरलैंड अलग हो गया था। यूके जिसे अपन कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इस घटना ने यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। तो इस जुलाई क्रांति के बाद में ऐसे बहुत सारे शिक्षक वर्ग, जो मध्यम वर्ग कह सकते हैं आपको, उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। इसी में अपन एक उदाहरण लेते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान जिसे अपन ग्रीस बोल सकते हैं, वर्तमान में क्या बोल सकते हैं, ग्रीस। यूनान में दोस्तों उस समय 15वीं शताब्दी से ही ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, यानी यूनान ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। तो ओटोमन साम्राज्य कहाँ का है, टर्की का है दोस्तों। इसका बहुत बड़े भूभाग पर शासन हुआ करता था, लगभग अपने यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका तक इसके जो है कॉलोनियाँ हुआ करती थी। चूँकि यूनान में, ग्रीस में अधिकतर ईसाई लोग थे। कौन थे, ईसाई। और ये ओटोमन साम्राज्य था मुस्लिम साम्राज्य। क्या था दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य। तो इस कारण जो यूरोप के अन्य देश थे उनकी इनके प्रति जो है वो थोड़ा रवैया था कि भाई इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यूनान का सहयोग भी किया था यूरोप के कई देशों ने। और यूनान की जो स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत होती है वो होती है 1821 में।
और यहाँ गीतों से, कविताओं से, कहानियों से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाती है। यूरोप से एक कवि आता है जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। उस कवि ने भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जागृति जगाने में। और इवन यूरोप के लोगों ने इनको आर्थिक मदद भी दी थी, है ना। और उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद में 1821 में एक संधि होती है जिसे अपन नाम जानते कस्तूनतोनिया की संधि। क्या कहा जाता है? कस्तूनतोनिया की संधि। इस संधि के बाद यूनान एक दुनिया में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। यूनान, जिसे अपन ग्रीस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रीस। तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1821 में। किस संधि के तहत? कस्तूनतोनिया की संधि के तहत। यूनान में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है, संघर्ष है, वो कब शुरू हुआ था? 1821 में। चलिए अपन आगे टॉपिक लेते हैं, रूहानी कल्पना व राष्ट्रीय भावना। दोस्तों, हर युद्ध है वो लड़ाई से नहीं जीता जाता है। कुछ युद्ध है वो जैसे लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए उनके अंदर उनके इतिहास को सुनाना पड़ता है, कविताओं के माध्यम से, कला के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को जगाया जाता है। तो इसी प्रकार ये इसे रोमानीवादी आंदोलन कहते हैं। राष्ट्र का विकास केवल युद्धों से नहीं बल्कि भाषा, कला, काव्य, संगीत, कहानियों के माध्यम से भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक इसी प्रकार का आंदोलन था, एक खास प्रकार का आंदोलन जिसके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे। किसके माध्यम से? कला के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो अगर पूछ ले रोमानीवादी आंदोलन क्या है, तो रोमानीवादी आंदोलन एक विशेष प्रकार का आंदोलन है जो कला, काव्य, संगीत, कहानियों के माध्यम में लोगों को राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, रोमानीवादी जो कलाकार थे और कवि थे, वे विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। वे रेष्यवादी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार योहान गॉटफ्रीड नामक एक जर्मन दार्शनिक ने एक तर्क दिया कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित है। किनमें है? आम लोगों में निहित है। अब दोस्तों आगे देखते हैं भूख, कठिनाई व जन विद्रोह। दोस्तों, 1830 के दशक में यूरोप की जो जनसंख्या वो तेजी से बढ़ी और हमें ये पता है जब जनसंख्या बढ़ती है तो अपने साथ में कई प्रकार की समस्या लेकर आती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का संकट, है ना, भूखमरी। क्योंकि जब आप जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधन भी तो बढ़ने चाहिए। जब संसाधन सीमित रहेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसी कारण यूरोप में जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों में भटक रहे थे, क्योंकि खाने पाने की जो समस्या है वो आ गई थी, खाने पीने की चीज़ों में कमी आ गई थी, लोग बेरोजगारी से त्रस्त थे। कई लोग तो सड़कों के आसपास फुटपाथ पर सोते थे, पुल वगैरह हो गए, इन जगहों पर सोते थे। लोगों के पास सोने के लिए, रहने के लिए घर भी नहीं हुआ करते थे। इस प्रकार भयंकर बेरोजगारी फैलने के कारण लोग सड़कों पर उतर आए थे, पेरिस की सड़कों पर उतर गए और परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा था। अब उनके भागने के बाद में लोगों ने एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया और उस राष्ट्रीय सभा में ये घोषणा की कि फ्रांस अब गणतंत्र है। फ्रांस अब क्या है? गणतंत्र है। और ये कह दिया कि 21 वर्ष का कोई भी नागरिक है, पुरुष नागरिक, महिला नहीं, 21 वर्ष का जो भी पुरुष है या उससे अधिक है उसे वोट का अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वोट का अधिकार। यानी अभी तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वोट का अधिकार उन पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, जब हमने पढ़ा था 1815 के बाद। लेकिन अब यहाँ सभी पुरुषों को वोट के अधिकार की जो दिया है
वो दिया जा चुका है, लेकिन महिलाओं को अब तक नहीं। वे काम की गारंटी, अब ये सब इन्होंने तय किया कि वे अब उद्योग लगाएंगे, बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे जिससे लोगों को काम मिले। इस चीज को देखकर ये जो चूंकि फ्रांस की घटना है, तो यूरोप के अन्य भागों में भी अब संविधानवाद व राष्ट्रीय एकीकरण की भावना अब तेज होने लगी थी। तो जैसे फ्रांस में भी हुआ, इधर गणतंत्र की स्थापना होगी, तो फ्रांस के लोगों को देखकर पूरे यूरोप में ये भावना जगी, क्यों ना हमारे देश में भी संविधान बने और देश का एकीकरण हो, और इसकी मांग है वो तेज होगी। जैसे उदाहरण के लिए इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया। लोगों की मांग थी कि संगठन बनाने की शक्ति, इस पे आप नोट लगा सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था, जो राष्ट्रीय सभा थी इसकी मांग थी संगठन बनाने की शक्ति हो, प्रेस की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अभिव्यक्ति का मतलब है मैं अपने विचार को व्यक्त कर सकूं, मुझे अपने विचार प्रकट करने की मेरे पास स्वतंत्रता हो। चलिए अब यहाँ अपने उदाहरण लेते हैं जर्मनी का, क्योंकि ये फ्रांस को देखकर ही ऐसा हुआ था। तो अपन जर्मनी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ लोगों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान कर दिया, यानी जो आम जनता है वो इकट्ठी हो गई थी राजतंत्र के खिलाफ, और ये कह दिया अब हम राजतंत्र को नहीं मानते, हम अब नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब उन लोगों ने अपने में से 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना, यानी 800 ऐसे 31 प्रतिनिधि थे जो निर्वाचित होकर चुने गए, और ये हुआ था 18 मई 1848 को। कितने प्रतिनिधि चुने गए? तो चुने गए 831। ये चुनने के बाद संसद बिठाई गई थी, और ये संसद कहाँ बिठाई गई थी? सेंट पॉल नामक चर्च में ये लोग बैठे थे। सेंट पॉल नामक चर्च में ये बैठे थे। अब इसी बीच इसने ये तय किया था संसद ने, जो अपन संसद बना रहे हैं फ्रैंकफर्ट शहर सेंट पॉल में, अब राजा को संविधान के अधीन रहना पड़ेगा दोस्तों। अब क्या बोला गया इसमें? राजा को संविधान के अधीन रहना पड़ेगा, जो हमने अभी फ्रांस में पढ़ा जस्ट पीछे, है ना। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है फ्रांस में 1830 में, अभी पढ़ा है हमने जस्ट। तो वहीं अब जर्मनी में हो गया है, यानी जो जर्मनी का राजा है जो इस संसद के अधीन कार्य करेगा। अच्छा, आगे क्या हुआ? जब प्रतिनिधियों ने विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया, बोला मैं किसी के अधीन कार्य नहीं करूंगा। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था। कौन? विलियम चतुर्थ। उसने अन्य राजाओं की सहायता ली और ये प्रयास किया था भाई किसी प्रकार से षड्यंत्र करके इस जो संसद को है, इस नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए। संसद के प्रतिनिधियों ने मजदूरों और कामगारों की मांगों को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस समय जो अधिकतर जो थे मजदूर और कामगार ही थे, उनकी जो मांगे थी वो इस संसद ने अनदेखा कर दी, या ये कह दो कि इन मांगों को माना नहीं, अस्वीकार कर दिया। इसी कारण संसद ने मजदूरों का समर्थन खो दिया, कामगारों का समर्थन खो दिया, जिससे इस संसद का जनाधार कमजोर पड़ गया दोस्तों। क्या पड़ गया? कमजोर, क्योंकि चुनने वाले यही लोग थे। अब इन्हीं लोगों ने समर्थन खो दिया है, तो ये राजा को पता चल गया, विलियम चतुर्थ को, कि ये लोग अब संसद के साथ नहीं है। तो इसने सेना बुलाकर इस संसद को क्या कर दिया दोस्तों? भंग कर दिया। क्या कर दिया? भंग कर दिया। अब दोस्तों आता है महिलाओं के बारे में। अगर क्वेश्चन आ जाए उदारवादी आंदोलन के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, तो दोस्तों महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ रही थी। क्या कर रही थी? लड़ रही थी। इस दौरान महिलाओं ने अपने मताधिकार के पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, आंदोलन किए, संगठन बनाए, अपने अखबार निकाले और राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने पढ़ा अभी जस्ट कि अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। पुरुषों को तो सभी को मिल गया, जैसे पहले सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों को था, अब सभी को मिल गया।
महिलाओं को नहीं मिला, तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रही है। दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ आपको कि फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को सिर्फ कतार में खड़ा रखा गया था। फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और फिर 1848 में रूढ़िवादी ताकत ने आंदोलन को दबाने में क्या प्राप्त की? सफलता प्राप्त की। जो भी हमने पढ़ा है, राजा ने सेना बुलाकर इस आंदोलन को दबा दिया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपन जर्मनी के एकीकरण पर। जर्मनी के एकीकरण पर, क्योंकि 1848 में फिर से रूढ़िवादी ताकतें हावी हो गई थी जर्मनी में। अब इसका एकीकरण करेंगे और जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलेगी। पर्सा के मंत्री ओटो होन बिस्मार्क, विशेष तौर से इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, यानी इस प्रक्रिया का पिता माना जाता है, वो ओटो होन बिस्मार्क माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओटो होन बिस्मार्क कौन है, तो जर्मनी की एकीकरण की जो प्रमुख भूमिका है इसने अदा की थी, या कह सकते हैं जर्मनी के एकीकरण का जनक। बिस्मार्क ने पर्सा की सेना व नौकरशाही की मदद ली। दोस्तों पर्सा के राजा और उसकी जो सेना और उसकी नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब जो इंटरनल फोर्स होती है, पुलिस वगैरह, उनकी मदद ली और 7 वर्ष तक इन्होंने अपने एकीकरण के लिए संघर्ष की जो लड़ाई है वो लड़ी। इस दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को तीनों युद्धों में हराया और इस एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। दोस्तों कितने वर्ष लगे? 7 वर्ष। कौन से देशों का शासन था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े। इन तीनों युद्धों में इनको हराकर जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है पूर्ण होती है। जनवरी 1871 वर्साय में हुए सम्मेलन में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट बनाया गया। तो दोस्तों एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1871 में पूर्ण हुई। और जर्मनी का जो एकीकृत सम्राट है किसे बनाया गया? विलियम प्रथम। अब यहाँ ये नहीं कहना कि ये वापसी राजा नहीं है, अब ये जो राजा है संविधान के अनुसार कार्य करेगा। अब जर्मनी गणतंत्र बन गया है, अब राजा अपने विवेक से कोई फैसला नहीं लेगा, अब वो संविधान के अधीन रहकर कार्य करेगा। तो ये जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है पूर्ण होती है। अब अपन देखते हैं इटली का एकीकरण। दोस्तों 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। यानी ये मान के चलो कि इटली पर जो अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे सार्डिनिया, पीडमांट पर इतालवी राजघराने का शासन था, यानी ये जो क्षेत्र है सार्डिनिया, यहाँ पर इटली का ही मूल राजघराने का शासन था, कोई विदेशी नहीं था, इसी देश का शासन था। इसके उत्तरी और पूर्वी भाग में ऑस्ट्रियाई हैक्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, ऑस्ट्रियाई शासन था। और मध्य क्षेत्र है पोप के अधीन था। किसके अधीन था? पोप के अधीन था, पोप या चर्च कह सकते हो आप। और दक्षिणी भाग स्पेन के अधीन था। स्पेन में बुर्बो राजाओं का शासन हुआ करता था। तो ये 7 प्रांतों पर अलग अलग जो है राजघराना शासन कर रहा था। तो अब इसकी जो प्रक्रिया करते हैं अपन पूरी इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रमुख व्यक्ति है मैत्सिनी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जोसेफ मैत्सिनी, जिसने 2 संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। मैत्सिनी की भूमिका क्या थी? इसने वैचारिक आधार तैयार किया था। कैसा आधार? वैचारिक आधार बनाया था इटली के एकीकरण का। यह है काबूर। ये चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसने संधि के माध्यम से ऑस्ट्रियाई बलों को हराया था। इसने 1859 में एक संधि की थी और ऑस्ट्रियाई बलों को इसने जो ताकतों को है वो हराया था। यह जोसेफ गैरिबोल्डी, जिसे इटली की तलवार बोला जाता है, उसने रेड सर्टस नामक स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई। क्या नाम रखा? रेड सर्टस। और
उसने दक्षिणी इटली के राज्यों को जीता और इस प्रकार इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। यूसुफ गैरिबोल्डी कौन था? जिसने रेड सर्टस नामक स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और दक्षिणी इटली को उसने जीता। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो 1861 में इटली का हो गया एकीकरण। जर्मनी का 1871 में। इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय, जर्मनी का विलियम प्रथम।